10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक जहाज अपने पहले सफ़र पर निकला था। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जिसे उस वक्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया था और जिसे अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला माना जाता था। उसके कैप्टन एडवर्ड स्मिथ समुंदर के सबसे अनुभवी कप्तानों में से एक थे। इनफैक्ट टाइटैनिक के लॉन्च से कुछ साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं ऐसी किसी स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता जिससे आज के दौर का कोई जहाज डूब सके। मॉडर्न शिप बिल्डिंग अब उस खतरे से काफ़ी आगे निकल चुकी है। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ कैप्टन स्मिथ का नहीं था, बल्कि उस वक्त के हर पैसेंजर और हर क्रू मेंबर का था। लेकिन 14 अप्रैल की रात एक आइसबर्ग से टकराने के 3 घंटे से भी कम समय में वो अनसिंकेबल जहाज समुंदर की गहराइयों में समा गया। अब हम सब जानते हैं कि टाइटैनिक क्यों डूबा था। आइसबर्ग से टक्कर की वजह से, राइट। लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि टाइटैनिक सिर्फ आइसबर्ग की वजह से नहीं डूबा था। वो डूबा था ओवर कॉन्फिडेंस और डिफेक्टिव डिज़ाइन की वजह से। टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे। इंजीनियर्स का मानना था कि अगर पानी अंदर आ भी गया तो इन कंपार्टमेंट्स के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और जहाज तैरता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो कंपार्टमेंट्स ऊपर से खुले थे। जब जहाज आगे से झुका तो पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे में स्पिल ओवर होने लगा, ठीक वैसे ही जैसे आईसी ट्रे में पानी एक खाने से दूसरे खाने में जाता है। उन्होंने डिज़ाइन तो बनाया था, लेकिन वर्स्ट केस सिनारियो के लिए नहीं, बल्कि बेस्ट केस डिजास्टर के लिए। आज हम टाइटैनिक की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का इंडियन स्टॉक मार्केट और हमारा फाइनेंशियल बिहेवियर काफ़ी हद तक 1912 की उस रात के जैसा हो गया है। हम सब एक ऐसे फाइनेंशियल सफ़र पर हैं जहां हमें लगता है कि हमारा पोर्टफोलियो अनसिंकेबल है। पिछले 4-5 सालों में, खासकर कोविड के बाद से मार्केट ने जो रैली दिखाई है, उसने हम सब के दिमाग में ये बात बिठा दी है कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। हमें लगता है कि हम 12 से 15% का रिटर्न तो साल में कमा ही लेंगे और हमारा एक्सेल सीट का जो प्लान है वो कभी फेल नहीं होगा। लेकिन कैप्टन स्मिथ की तरह हम भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। हम उस सफ़र की तैयारी कर रहे हैं जिसकी हम उम्मीद करते हैं, ना कि उस सफ़र की जो हमें मिलने वाला है। ज़रा सोचिए, आज इंडिया में करीब 24 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर अकाउंट्स हैं। लोग एसएमई आईपीओज़ में पागलपन की हद तक पैसा लगा रहे हैं। अभी हाल ही में कुछ एसएमई आईपीओज़ 1000 गुना से 2000 गुना तक सब्सक्राइब हुए हैं। मतलब अगर कंपनी को 100 रुपये चाहिए तो लोग 2 लाख रुपए देने को तैयार खड़े हैं, बिना ये देखे कि कंपनी करती क्या है। ये वही भीड़ है जो टाइटैनिक के डेक पर पार्टी कर रही थी, इस भरोसे में कि जहाज़ तो सेफ है। आरबीआई का डेटा बताता है कि पिछले कुछ सालों में इंडियन हाउसहोल्ड्स की लायबिलिटीज़ यानी कर्जा उनके एसेट्स के मुकाबले दोगुनी तेज़ी से बढ़ा है। मतलब हम कर्जा लेकर के मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, ये सोचकर कि लिस्टिंग गेन से पैसा बन जाएगा। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है, और वो भी बिना किसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के। अब सवाल ये है कि ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी आखिर है क्या। बेंजामिन ग्राहम, जिन्हें वॉरेन बफेट अपना गुरु मानते थे, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को सिर्फ 3 शब्दों में समझाना हो तो वो 3 शब्द होंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका सिंपल मतलब है गलत होने की गुंजाइश रखना। जब इंजीनियर्स कोई पुल बनाते हैं जिसके ऊपर से 10 टन का कोई ट्रक गुजरने वाला हो, तो उसे 30 टन का वजन सहने लायक बनाते हैं। वो जो एक्स्ट्रा 20 टन की कैपेसिटी है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, ताकि अगर कभी ट्रक ओवरलोड भी हो जाए या हवा तेज हो या मटेरियल में कोई कमी हो तो भी पुल टूटे नहीं। लेकिन हमारे फाइनेंशियल प्लान्स में ये मार्जिन अक्सर गायब होता है।
हम मानते हैं कि अगले 20 साल तक मार्केट हमें 15% रिटर्न देता रहेगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि मार्केट हमेशा लीनियर नहीं चलता। 2008 में मार्केट 60% तक गिरा था और 2008 से 2018 तक, मतलब अगले 10 साल का सेंसेक्स का एवरेज एनुअल रिटर्न सिर्फ 5 से 6% तक रहा था। 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के बाद से लेकर 2003 तक पूरे 11 साल तक सेंसेक्स लगभग वहीं का वहीं था। इमेजिन कीजिए, अगर आपने 1992 में अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लगाया होता, ये सोचकर कि 10 साल बाद डबल या ट्रिपल हो जाएगा, तो 2003 में आपके हाथ में शायद उतना ही पैसा होता जितना आपने लगाया था, जबकि महंगाई ने उसकी वैल्यू आधी कर दी होती। मतलब इफेक्टिवली देखा जाए तो नेगेटिव रिटर्न्स। अब हो सकता है आप कहें कि मैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरा काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि आपके लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या है। 20 साल, मार्च 1992 से मार्च 2012 तक 20 साल का सेंसेक्स का एनुअल एवरेज रिटर्न सिर्फ 6 से 7% तक था, जो हार्डली इन्फ्लेशन को भी मुश्किल से बीट कर पाए। यानी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न फॉर ए 20-year लॉन्ग पीरियड वॉज ऑलमोस्ट जीरो। अब आप बोलेंगे कि मैं तो कोई लमसम थोड़ी कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट, मैं तो सिर्फ SIP करता हूं और उसमें तो जब मार्केट डाउन होता है तो कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। बिल्कुल ठीक है, जब तक आप वर्किंग हैं, जब तक आप SIP कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग मेनली होती है रिटायरमेंट के बाद के लिए, जब आप ना वर्किंग होंगे ना कोई SIP होगी, तब आप सिर्फ विड्रॉ करेंगे एक ऐसे कॉर्पस से जिसमें आपने ये अज्यूम कर लिया था कि आपको 12 से 15% एवरेज एनुअल रिटर्न मिलते रहेंगे और आपका कॉर्पस कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मार्केट आपकी एक्सेल सीट के हिसाब से नहीं चलता है, और मैं तो सिर्फ आपको ऐसे टाइम पीरियड्स के एग्जाम्पल दे रहा हूं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। मतलब हम सिर्फ बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग तो कर ही नहीं रहे। यानी इससे बुरा और क्या हो सकता है उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। सी द ओनली पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, क्या आपके फाइनेंशियल प्लान ऐसे लॉस्ट डेकेड्स यानी खोए हुए दशकों के लिए तैयार है? टाइटैनिक की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं थी कि वो टकराया, ट्रेजेडी ये थी कि उसमें लाइफ बोट्स की कमी थी। टाइटैनिक पर करीब 2200 लोग सवार थे, लेकिन लाइफ बोट्स की कैपेसिटी सिर्फ 1178 लोगों की थी। और मज़ेदार बात यह है कि ये लीगली कंप्लायंट था। उस वक्त के कानून के हिसाब से उनके पास में ज़रूरत से ज़्यादा लाइफ बोट्स थी। ठीक वैसे ही जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास में टर्म इंश्योरेंस प्लान है ना, कंपनी का दिया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है ना, तो हम सेफ हैं। लेकिन जब असली मुसीबत आती है, जैसे जॉब लॉस या कोई बड़ी बीमारी, तब हमें रियलाइज़ होता है कि हमारा इंश्योरेंस कवरेज यानी हमारी लाइफ बोट हमारी ज़रूरत के हिसाब से शायद बहुत छोटी थी। हम कंप्लायंट तो हैं लेकिन सेफ नहीं। तो फिर हम क्या करें? क्या डर के मारे इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। जहाज तो समुंदर में ही जाएगा, बस हमें कैप्टन स्मिथ वाली गलती नहीं करनी है। हमें यह मानकर चलना है कि आइसबर्ग तो आएगा ही, और इसके लिए हमें अपने पोर्टफोलियो में असली वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाने होंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्होंने 4 अलग अलग म्यूचुअल फंड ले लिए तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। ये वही टाइटैनिक वाली गलती है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब एक साथ गिरते हैं। असली डाइवर्सिफिकेशन तब है जब आपके पास में ऐसे एसेट्स क्लास हैं जो एक दूसरे से अलग बिहेव करते हैं, जैसे इक्विटी के साथ में गोल्ड या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। जब 2008 में दुनिया भर के मार्केट्स गिर रहे थे, तब गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा था। गोल्ड आपका वो कंपार्टमेंट है जो आपको बचा लेगा जब इक्विटी वाला हिस्सा पानी से भर रहा होगा। इसका सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये भी है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को रिटर्न्स के दम पर नहीं, बल्कि अपनी सेविंग्स रेट के दम पर प्लान करें।
अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि मार्केट 15% रिटर्न तो दे ही देगा, तो आप कम सेव करके भी खुश रहेंगे। लेकिन अगर आपने अगले 10 साल सिर्फ 5% रिटर्न ही कमाए, तो जो कि पहले हो चुका है, तो आपका प्लान डूब जाएगा। इसीलिए अपना प्लान 6% या 7% रिटर्न के हिसाब से ही बनाएं। इसका मतलब है आपको आज थोड़ा ज़्यादा सेव करना पड़ेगा। कितना रिटर्न मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कितना सेव करना है ये पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। जब रिटर्न्स कम होते हैं तब आपकी सेविंग्स रेट ही आपको बचाएगी। टाइटैनिक के पास अगर हर पैसेंजर के लिए लाइफ बोट होती और अगर क्रू मेंबर ने सेफ्टी ड्रिल्स की होती, तो शायद जहाज डूबने के बावजूद भी इतनी जाने नहीं जाती। आपके फाइनेंशियल प्लान में वो एक्स्ट्रा लाइफ बोट है आपका इमरजेंसी फंड। कम से कम 12 से 18 महीने का खर्चा लिक्विड फंड्स में या फिर बैंक्स में रहना चाहिए। ये वो पैसा है जिसे आप मार्केट क्रैश होने पर यूज करेंगे, ताकि आपको अपने गिरे हुए शेयर्स ना बेचने पड़े। और हाँ, टर्म इंश्योरेंस प्लान कम से कम आपकी सालाना इनकम का 20 गुना होना चाहिए। ये वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जो आपके जाने के बाद आपके परिवार को डूबने से बचाएगा। आखिरी बात, कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग वाले इलाके में भी जहाज की स्पीड कम नहीं की थी, क्योंकि उन्हें अपनी शिप पर अंधा भरोसा था। आज के दौर में जब मार्केट वैल्यूएशन इतना हाई है, जब निफ्टी का पी रेशियो हिस्टोरिकल एवरेज से भी ऊपर है, तो ये समय फुल स्पीड में जाने का नहीं है। ये समय है थोड़ा रीबैलेंस करने का। अगर आपका इक्विटी एलोकेशन बढ़ गया है तो प्रॉफिट बुक करके उसे डेट या गोल्ड में शिफ्ट कीजिए। स्पीड कम करने का मतलब डरना नहीं है, इसका मतलब है प्रिपरेशन। एडवेंचर ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन एडवेंचर तभी मज़ेदार होता है जब आपको पता हो कि घर वापस कैसे आना है। इन्वेस्टमेंट में हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए, बस सर्वाइवर बनिए, क्योंकि आखिर में वही अमीर बनता है जो डूबता नहीं है। धन्यवाद और जय हिंद।